क्या ये मान के चला जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ को अब ब्यूरोक्रेट्स ने, अफसरों ने पूरा हाईजैक कर लिया है? ये मैंने खबरें बोल रही हैं और खबरों को लिखने वाले पत्रकार बोल रहे हैं और राजनीति की बेसिक समझ रखने वाले लोग भी इसको समझ रहे हैं। तीन बातें करूंगा। संगठन सरकार से बड़ा है, ये बात केशव प्रसाद मौर्य ने लिखी, डिलीट की, लिखी, चर्चा का विषय है। दूसरी बात करूंगा, केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएंगे? कावड़ यात्रा, दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, जरूरत थी इसकी, बात करेंगे। देखिए पहले ये समझते हैं, संगठन सरकार से भी बड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? पिछले कई हफ्तों से इस चीज को सुन रहे हो, एक बार नहीं दसों बार आपने सुना होगा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अकेले ही 50 बार ये लाइन बोल दी है। अब सवाल ये है कि इसका असली मतलब क्या होता है? क्या ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यानी भूपेंद्र चौधरी, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़े हो गए? क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की हैसियत योगी सरकार के मंत्रियों से भी ज्यादा है? और विस्तार से अगर पूछा जाए तो क्या यह भी पूछा जा सकता है कि क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी बड़े हो गए? क्या भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जैसे अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, विनोद तावड़े, राधा मोहन दास अग्रवाल आदि 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 केंद्र सरकार के मंत्रियों जैसे राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण वगैरह वगैरह से भी बड़े हो गए? क्या किसी ने पूछा केशव प्रसाद मौर्य जी से कि वो खुद संगठन के पदाधिकारियों को कितना महत्व देते हैं? तभी इस लाइन का कोई मतलब नहीं है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। किसी जमाने में हो सकता है कि ऐसा होता हो कि संगठन के पदाधिकारियों को महत्व मिलता हो, लेकिन भारतीय राजनीति में ना वह दौर कभी नहीं रहा कि जब संगठन सरकार से बड़ा माना गया हो। देश के किसी प्रधानमंत्री के सामने उसकी पार्टी के अध्यक्ष की कोई ज्यादा हैसियत नहीं होती थी। इसी तरह से मुख्यमंत्रियों के सामने प्रदेश अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ लोगों ने तो यह बोला कि इस तरह के बयानबाजी केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा इसलिए हो रही है क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को अपनी नाराजगी बस जाहिर कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। और फिर एक लॉबी ये कह रही है, तभी उनकी बात को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। अब 10 लोगों की टीम बन गई उपचुनाव के लिए, केशव प्रसाद मौर्य का नाम तक नहीं। हालांकि इस बयान के बाद ना एक बात और ये भी निकाली जा रही है कि उप मुख्यमंत्री के पद से केशव प्रसाद मौर्य को हटा करके संगठन में भेजा जा सकता है। इस आशंका में ही उनके समर्थकों की ओर से यह प्रचारित कराया गया कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। तभी बयान आया ना, सरकार से बड़ा संगठन। हालांकि इसकी संभावना भी नहीं दिख रही है। हाँ, जरूर यह हो सकता है कि उनको उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बदलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वहां से कुशवाहा अध्यक्ष हटने के बाद उत्तर प्रदेश में कुशवाहा अध्यक्ष बनना जरूरी हो जाएगा। और आपको पता है केशव प्रसाद मौर्य पहले ही प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनकी अध्यक्षता में ही 2017 में भाजपा ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी। तब उनको स्वाभाविक रूप से लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद का दावेदार वही है, लेकिन भाजपा के जीतने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा का चुनाव हार जाते हैं। तब कहा गया कि उनके खिलाफ साजिश की वजह से उनको हराया गया है। फिर भी वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं क्योंकि वो अमित शाह के वैसे भी करीबी हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उनको लग रहा है कि इस बहाने योगी आदित्यनाथ की छुट्टी हो सकती है, उनकी लॉटरी खुल सकती है। एक तबका ये भी कह रहा है। बहरहाल बहुत भागा दौड़ी रही इनकी, लेकिन तात्कालिक तो कुछ दिखता नजर नहीं आ रहा कि उनको कुछ बहुत बड़ा मिल गया। अब इसी कहानी का एक पहलू और एक्सटेंड करके समझते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तुलना अगर करें तो कौन किस पे भारी पड़ रहा है? क्या केशव प्रसाद मौर्य योगी पर भारी पड़ने वाले हैं? बात करते हैं। क्या आपने बात को नोटिस किया? भाजपा में पहली बार देखा गया है कि यूपी की हार के बाद कोई त्याग पत्र नहीं आया। सभी बड़े लोग अपने पदों पर बने हुए हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदार संगठन के सदस्य हो या सरकार के मंत्री हो। किसी ने अभी तक इसकी अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ली। सांत्वना के लिए बस ये फैलाया जा रहा है कि विपक्ष ने संविधान और अन्य बातों को लेकर के जो एक अफवाह फैलाई थी, उसके बाद से चुनाव में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के पीछे बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कोई त्यागपत्र नहीं आया है। नोटिस किया आपने? मैंने तो की। चलो, सीटें कमाई, राजनेताओं ने अपने समर्थकों को समझा दिया, लेकिन अकाउंटेबल कौन है इतनी कम सीट आने का? उत्तर प्रदेश में अति उत्साह से चुनाव हारने वाला योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना होगा। उस बयान का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं केंद्र की ओर उनका इशारा था। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ समर्थकों का यह भी कहना है कि यह चुनाव दिल्ली वालों ने अपने हिसाब से लड़ा था। चुनाव के क्रम में योगी आदित्यनाथ की बात बिल्कुल नहीं सुनी गई, टिकट भी नहीं बदले गए, इसलिए जिन सीटों पर हार हुई है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार
की है, योगी जी की नहीं है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही यूपी में पहले के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, मगर योगी आदित्यनाथ अपने गढ़ गोरखपुर के आसपास की सीटें अगर आप देखेंगे ना, वो बचाने में सफल होते हैं। जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर और बांसगांव सीटें जीतने में वो सफल रही है। और वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में बीजेपी की हार मिली है और इन तीनों सीटों पर केशव प्रसाद मौर्य का असर माना जाता है। बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी चेहरे के तौर पर पेश करती रही है, मगर इन चुनावों में मौर्य पार्टी को वो सफलता नहीं दिला पाए जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट भी अपनी हार जाते हैं। इस चुनावी हार के बाद बिल्कुल माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह के विरोधी के रूप में पेश किया जाता है। क्यों? महत्वाकांक्षा की 2029 का जब, क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पे टसल है, इस तरह से बाजार गर्म रहता है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य को और उनकी इंपॉर्टेंस को समझना थोड़ा सा जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य आरएसएस और बीजेपी के मौर्य चेहरा हैं और वह हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी के उस रणनीति का हिस्सा हैं जिसमें गैर यादव ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश की जाती है। केशव प्रसाद मौर्य की अगर कास्ट देखेंगे तो जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो मौर्य हैं, इस जाति की पहचान अलग अलग नामों से है। जैसे मौर्य हुए, मोराव हुए, कुशवाहा हुए, शाक्य हुए, कोयरी हुए, काछी हुए, सैनी हुए, ये सब मिलकर के ना उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में 8.5% हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा, उनकी जाति और वोट परसेंटेज को आप देखेंगे तो अहमियत आपको समझ में आ गई होगी। बहरहाल कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये इंस्टेंट अगर आज की डेट पे देखा जाए, इतनी भाग दौड़ हो गई, लोगों ने बोला कि उनको पद चाहिए था, कुछ बड़ा क्रांतिकारी करना चाह रहे थे तो नहीं हुआ, तो आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि योगी अपने स्थान पर अगर बने हुए हैं तो दबदबा है जी। आज परिस्थिति आगे क्या बनती है वो देखेंगे। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगानी पड़ेगी, क्या जरूरी था? यही से पत्रकार बोल रहे हैं कि अफसरों की गिरफ्त में आगे फिर यू टर्न ले लेंगे ये। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर जिले में खाने पीने और फल की दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपने अपने नाम लिख करके डिस्प्ले करने के लिए कह दिया गया है। कोई अगर सेब की रेडी लगा रहा है तो अगर आप अब्दुल नाम है तो लिखो अब्दुल, अगर आप समीर नाम हो तो लिखो समीर। यही नहीं, अपनी दुकानों या फिर होटलों पर काम करने वालों का भी नाम लिखने का आदेश जारी हुआ है कि कौन आदमी क्या सर्व कर रहा है उसका नाम लिखिए। अब स्थानीय प्रशासन का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब पता नहीं प्रशासन ने किस तरह के कंफ्यूजन की बात की है, ये तो बेहतर वही बता पाएगा जिसने आदेश निकाला है, प्रशासन। लेकिन बहरहाल लोगों का ये भी कहना है कि ये भी बात यू टर्न हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी हफ्ते सरकार ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस, पंतनगर कॉलोनी में बुलडोजर चलाने की बात और बिजली विभाग के लोगों पर एफआईआर करने के फैसले पर यूटर्न सरकार ने लिया है। तो पत्रकार लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस पे भी यूटर्न बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इससे स्थितियां काफी बिगड़ेंगी। जो नेता लोग हैं और जो पत्रकार लोग हैं, उन्होंने ना इस फैसले के बाद ना बहुत सारी आशंकाओं का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव ने बोला कि जिसने भी प्रशासन ने भी इस तरह के जो आदेश निकाले हैं, पहले इनकी मानसिकता को सोच समझा जाए कि ऐसा आदेश निकाला क्यों, फिर इन पर कार्रवाई की जाए। बहरहाल अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो पत्रकारों ने भी कही हैं। कुछ ने सोचा कि हैरत अंगेज है ये बात कि नाम लिखिए। अब क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं। पहला ये है कि जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। जिन स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से कई सीटें मुस्लिम बाहुल्य जनसंख्या वाली हैं। अब बीजेपी की आंतरिक बैठकों में मुसलमान बाहुल्य सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े करने की बात हो रही है। क्या ऐसे फैसलों से मुस्लिम समुदाय से पार्टी की दूरी और बढ़ाने वाली बात नहीं होगी? ये फैसला सीधे सीधे तो किसी को व्यापार करने से नहीं रोक रहा है, पर इस फैसले के परिणाम स्वरूप बहुत से दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। तब से रोटी पर थूक लगाते हैं, झूठे फलों को बेचते हैं, विशेष समुदाय के लोगों के लिए एक वीडियो वायरल होने लगती है तो बहुत से लोग दूरी बनाने लगे हैं। अनजाने में तो बहुत से मुस्लिम दुकानदारों से खरीदारी लोग करते रहे हैं, पर जब नाम डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद वो भी बंद हो जाएगा। बहुत से लोग उनसे सामान खरीदने से बचेंगे, आमदनी कम होगी। और अगर कोर्ट में इस वाले आदेश को चैलेंज अगर किया जाएगा ना, तो निश्चित ही कोर्ट से ना ऐसे भेदभाव करने वाले आदेश को निरस्त कर देगा, निश्चित तौर पे कर देगा। सोचिए ना कि अगर देश की 1/4 जनसंख्या को बिजनेस करने से आप रोकेंगे तो देश का विकास
कैसे होगा? जो छोटे दुकानदार अपनी लागत तक नहीं निकाल पाएंगे, वे आगे चल करके असामाजिक तत्व बनेंगे, जिसे कोई भी समाज झेलने की हैसियत में नहीं हो सकता है। हो गया। एक जो अहम महत्वपूर्ण बात है जो पत्रकारों ने उठाई, वो ये है कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा होती है। कई बार ये बहुत संवेदनशील हो जाती है, घटनाएं बहुत सारी सामने निकल के आती हैं। तो यहाँ पत्रकारों ने एक तरह का ना चिंता व्यक्त की है कि जब कोई विवाद होता था तो मामला वहीं शांत हो जाता था, क्योंकि किसी के बारे में कुछ पता नहीं है। जब नाम डिस्प्ले होगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, तो कुछ असामाजिक तत्व तो उसमें भी होंगे, जो बाहरी भी हो सकते हैं, आंतरिक भी हो सकते हैं। वो इसका फायदा उठा सकते हैं। वो कह सकते हैं, देखिए हम तो पहले ही कहे थे, ये ऐसे ही है। छोटी सी बात का तिल का ताड़ और पहाड़ बना देंगे साहब। जब ऐसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनेगी। जो असामाजिक तत्व होंगे, जो समाज में शांति को भंग करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अल्टीमेटली बात योगी सरकार पे आएगी। जब लॉ एंड ऑर्डर बात आएगी तो योगी सरकार पे आएगी कि क्या कर दिया। दंगे फसाद अगर हुए कि योगी सरकार की प्रतिष्ठा पर भी आंच आएगी। अभी नाम डिस्प्ले करने वाला कितना लॉजिकल है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। सही है गलत है ये भी बताइएगा, और इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की और प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।